ओम याम में धाम देव गणा पितरश्चोपासते तया मध्य में धया अग्ने में धाविनम कुरु। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, तू बुद्धि के भंडार हम सब मिलके करते हैं पिता नमस्कार हर बार। खून और पसीने में बड़ा अंतर है, ऐसे ही पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह उम्र बिताने वालों, श्वास लेने और जीने में बड़ा अंतर है। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र माताओं बहनों, आज हम आपके सामने भारत के उन आर्य वीर सपूतों का इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा पड़ा है, उन्हीं के अंदर से एक वीर बहादुर का इतिहास रखना चाहते हैं, जिसने सारे जीवन भर आन बान और शान के लिए प्राणों की आहुति लगाने के लिए तत्पर रहा, लेकिन अपनी मरोड़ नहीं छोड़ी। वो बहादुर एक दिन बैठा हुआ चित्तौड़ की तरफ देख रहा है। उदयपुर में बैठा चित्तौड़ के बारे में सोच रहा है। तभी आकर के एक सेनापति ने कहा, महाराणा प्रताप चित्तौड़ की तरफ क्या देख रहा है? चित्तौड़ के बारे में कुछ विचार कर रहे हो क्या? तो उस समय महाराणा प्रताप कहता है कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आज वो चित्तौड़ मुझे याद आ रही है। वो चित्तौड़, जिस चित्तौड़ को आज मैं आजाद करवाना चाहता हूँ। और क्या कहता है? हे रे वीरों की भूमि, उन राणाओं की भूमि, मेरे दादाओं की भूमि, दुख पा रही रे चित्तौड़ वीरों की भूमि, दुख पा रही रे चित्तौड़ वीरों की भूमि, दुख पा रही रे चित्तौड़। चित्तौड़ की रक्षा के खातिर रावल ने तेग बजाई थी। अमीर काबुल की दो बेटी अपने संग में ब्याही थी। कई वर्ष तक गैर मुल्क से खून की नदी बहाई थी। खून पसीना एक किया तब ये स्टेट बनाई थी। मगर मेरे बापू ने कितनी कायरता दिखलाई थी। चित्तौड़ की भूमि छोड़ उदयपुर जिसने आन बसाई थी। अच्छा होता मेरे पिताजी मर जाते उस ठोड़ वीरों की भूमि, दुख पा रही रे चित्तौड़ वीरों की भूमि। राणा प्रताप चित्तौड़ की तरफ घूर घूर करके देख रहा और यूं बोला कि मेरे पिता की नगर नगर हर ग्राम बुराई करता है। तेली धोबी कुम्हार क्या हजाम बुराई करता है। गऊ चराता जंगल में घनश्याम बुराई करता है। चुपके चुपके आम खां सरेआम बुराई करता है। बदनाम किया संग्राम मेरा संग्राम बुराई करता है। वीर बहादुर मिट जाते पर मिटती नहीं मरोड़ वीरों की भूमि, पा रही रे चित्तौड़ वीरों की भूमि, पा रही रे चित्तौड़ वीरों की भूमि, पा रही रे चित्तौड़। लेकिन राणा प्रताप बैठा हुआ एक कसम खाता है चित्तौड़ की तरफ मुंह करके कि चित्तौड़ की भूमि तुझको अब स्वतंत्र बनाऊंगा। क्षत्रिय हूँ, प्रताप नाम मेरा, मारूं या मर जाऊंगा। इतने ना स्वतंत्र हो ये इतने पर्ण निभाऊंगा। सोने चांदी के बर्तन में भोजन नहीं पकाऊंगा। मिट्टी के जो मिले ठेकरे उनमें रोटी खाऊंगा। नीचे गिली जमीन होगी ऊपर घास बिछाऊंगा। शरीर चाहे मेरा छलनी हो जा पहाड़ पर लेट लगाऊंगा। दाढ़ी चाहे 2 गज की बढ़ जा कभी नहीं मुड़वाऊंगा। सिर के बालों के ऊपर मैं कैंची नहीं लगाऊंगा। रही जिंदगी चित्तौड़ ऊपर जा झंडा लहराऊंगा। नहीं रहूंगा चाहे अकबर की
फौज हो कई करोड़ वीरों की भूमि दुखबा रही रच तोड़ वीरों की भूमि दुखबा रही रच तोड़ वीरों की भूमि दुखबा रही रच तोड़। और इतनी देर में अपने उदयपुर निवासियों को ऐलान करते हुए कहता है, मेरे भाइयों देकर आग उदयपुर में मेरे संग में चाल दियो, बूढ़े बच्चे जितने हैं रिश्तेदारी में घाल दियो, खड़ी फसल जो आज पका हुआ अग्नि में डाल दियो, दूध की बकरी गऊ भैंस सब घर से बाहर निकाल दियो, पहाड़ अरावली की चोटी पर जाकर डेरे डाल दियो, पृथ्वी सिंह बेधड़क आट जो कुएं और जो होड़ रे वीरों की भूमि दुख पा रही रच तोड़ वीरों की भूमि दुख पा रही रच तोड़। राणा प्रताप बहनों और भाइयों कसम खाता है कि मेवाड़ अब तेरे को आजाद करवा करके छोड़ दूंगा। अपने उदयपुर निवासियों से कहता है, मेरे साथियों मेरे नगर वासियों तुम सब भी मेरे साथ चल पड़ना, क्योंकि आज हम चित्तौड़ को आजाद करवाने की कसम खाते हैं। उदयपुर को छोड़ करके चलना होगा। बहनों और भाइयों बस इस समय जब सारी की सारी प्रजा इकट्ठी हो जाती है तो उस समय राणा प्रताप से पूछते हैं कि राणा आज ये तेरे मन में ये विचार क्यों आए, इस चित्तौड़ को क्यों छोड़ना चाहते हो, चित्तौड़ को आजाद क्यों करवाना चाहते हो? तो उस समय कहता है, चित्तौड़ मेरे बाप दादाओं की भूमि है, चित्तौड़ मेरी अमानत है, चित्तौड़ राणा खानदान की निशानी है, इसलिए चित्तौड़ आज अकबर के अधीन है। अकबर बादशाह के साथ लड़ाई करके चित्तौड़ को आजाद करवाना है। और एक बात कहता है, आज से हम सब ने ठानी वीरानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी। आज से हम सब ने ठानी वीरानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी। सुराही और गागर का नहीं शरबत मिले भाइयों, सुराही और गागर का नहीं शरबत मिले भाइयों, जोहड़ का पी पी कर पानी, जोहड़ का पी पी कर पानी बितानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी। मेरी चंपा सुपुत्री तू अमर सिंह लाडले बेटे, मेरी चंपा सुपुत्री तू अमर सिंह लाडले बेटे, तुम्हें भी शादी महारानी, तुम्हें भी शादी महारानी बनानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी। भूल कर ऐशो असरत को उदयपुर के मेरे भाइयों, भूल कर ऐशो असरत को उदयपुर के मेरे भाइयों,
वतन की खातिर बलवानी, वतन की खातिर बलवानी लगानी। जिंदगी अपनी हमें तो देश सेवा में लगानी, जिंदगी अपनी आज से हम सब ने ठानी वीरानी। जिंदगी अपनी कहाँ लाई कहाँ पर्वत, कहाँ चींटी कहाँ हाथी, कहाँ राई कहाँ पर्वत, कहाँ चींटी कहाँ हाथी। करोड़ों फौज मुगलानी, करोड़ों फौज मुगलानी दिखानी। जिंदगी अपनी हमें तो देश सेवा में लगानी। जिंदगी अपनी आज से हम सब ने ठानी वीरानी। जिंदगी अपनी। मगर राणा प्रताप सोचता है कि एक बात का मुझे डर लगता है। कौन सी बात का? शक्ति सिंह मान सिंह भाई उधर से लड़ने आएंगे। शक्ति सिंह मान सिंह भाई उधर से लड़ने आएंगे। फकत यही है परेशानी, फकत यही है परेशानी ये जानी। जिंदगी अपनी हमें तो देश सेवा में लगानी। जिंदगी अपनी आज से हम सब ने ठानी वीरानी। जिंदगी अपनी। मरे हैं वो मरेंगे वह ना हम मरेंगे आगे। मरे हैं वो मरेंगे वह ना हम तो मरे आगे। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि ये मानी। जिंदगी अपनी हमें तो देश सेवा में लगानी। जिंदगी अपनी आज से हम सब ने ठानी वीरानी। जिंदगी अपनी। लेकिन अपने सैनिकों में और प्रजावासियों में जोश भरते हुए राणा प्रताप कहता है कि मेरे प्यारे नगर निवासियों, जीत होगी निश्चित हमारी। क्यों? बहादुरों की हमेशा जीत हुआ करती है। फतेह होंगी बने राजा, मरे तो स्वर्ग को जाए। फतेह होंगी बने राजा, मरे तो स्वर्ग को जाए। यही पृथ्वी सिंह ने मानी, यही पृथ्वी सिंह ने मानी है भानी। जिंदगी अपनी हमें तो देश सेवा में लगानी। जिंदगी अपनी आज से हम सब ने ठानी वीरानी। जिंदगी अपनी। राणा प्रताप अपने सभी नगर निवासियों को ऐलान करते हुए कहता है कि मेरे भाइयों, तुम सारे के सारे आज उदयपुर को छोड़ दो। जितने भी बालक हैं सब रिश्तेदारी के अंदर घाल दो। जितनी फसल पकाऊ है उसमें आग लगा दो। और आज हमने चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई करनी है। चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई करके अकबर बादशाह के साथ लड़ाई करके चित्तौड़ को आजाद करवानी है। लो भाई, ये होती है मरोड़। इसने कहे बहादुरी, इसको कहते हैं नौजवानी। पर आज नौजवानी नहीं रही। आज तो नौजवानी ऐसी देखने को मिले,
असल में तो जवान कोई कोई रह रहा सीधा सीधा। और नहीं तो आज हरियाणा में नौजवान जहाँ ये कहा करते थे कि हरियाणा का छोरा अगर बाहर भी चला गया तो उसकी तरफ देखते रहा करते, पर आज हरियाणा के छोरे की सी हालत जब चल रहे है ना, पतली पतली टांग, पैंट अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो रही पूरी तरह, मरिया पड़ा, बिजली बहाजरी, कति इसमें करंट नहीं रह रहा। हर गीत बगीत गजब के गाँव है, चौराहे पे खड़ा गाने गाने लग रहा, छाई बहार है, जिया बेकरार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। गीत गावे 18-20 साल का छोरा, अरे हम इसका नीला के देखन, बोला भाई साहब के देखे हैं, मगा मैं तन्ने देखे दे, बोला मेरा के देखे, महत ने न्यू देखे, तू छोरा है छोरी। बोला भाई साहब दिखाई नहीं देता अपना, मगा दिखे तो है, बोला फिर मैं छोरा हूँ। मैं बोला अरे भले आदमी जब तू छोरा है तो तने फिर बालम की के जरूरत पड़ेगी। भला भाई जिस देश का 18-20 साल का छोरा चौराहे पे खड़ा होकर बालमा की इंतजार करता हो, वो देश की रक्षा कर देगा आगे। और गाने दिल पे कुहाड़ी बाज शेर के बच्चे न्यू कह मेरा दिल ले गया, फलाना काट के ले गया, वो ले गया, और आज तो पिछाड़ में भी कोनी आंदे छोरा एक छोरी। ऐसा ढंग हो रहा, एक के तरह की कटिंग, एक के तरह की पैंट, एक के तरह की ड्रेस, हर बाजी बाजी पर तो ऐसा धोखा लग जा। एक दिन बस में चढ़ दिया हम पानी पत्ते दिल्ली वाली में, बहुत ज्यादा बस में भीड़, इतना भीड़ बढ़ा का कि भाई एक पैर तो तले टिक रहा, एक ऊपर न ठहरे, इतना रस, इतनी भीड़। पर एक बूढ़ा बेचारा बहुत कमजोर सा बस में तंग हो रहा। हम बोले माँ भाई ताऊ कितने कितने बिठाना चाहिए। एक 3 वाली सीट पर मरे मरे से जुथरू से कटिंग वाले छोरे बैठे। मैं बोले माँ ताऊ इनके जड़ में देख ले तेरा सूत बैठ सके। बूढ़ा उस सीट के जड़ में गया, पर उन तीनों का नहीं बड़े ध्यान तला गया देखने। उसने देखा भाईजान इनकी ड्रेस देखूं, इनकी कटिंग देखूं तो भाई ये छोरे हैं। अर्जन के मुंह का नहीं देखूं, दाढ़ी दूढ़ी मुछ माछ कुछ भी को ना, ये तो भाई छोरी हैं। खैर बूढ़ा अंदाजा सा लाके हिसाब सा लाके उन तने बोला बेटी मने भी थोड़ी सी जगह दे दो, थी भी छोरी हुए। खैर भाई उनके भी जो है इंसानियत दिखाई, उनने वो बूढ़ा बिठा लिया। तो बूढ़ा जब बिठा लिया तो वह थोड़ी देर में बूढ़े के ध्यान आ गई। उन्हें सोचा वह पूछते ले उन तीनों तने बोला बेटी तुम कित जाओगी। वो अंग्रेजी पढ़ी हुई थी, आखिर सी ने बोली ताऊ हम लोग तो दिल्ली जाएंगे। वह बूढ़े ने न्यूज सुन दे सांस तले खींच लिया। ये तो नहीं सोच रहा था वह छोरी है, पर ये तो कहा हम लोग तो दिल्ली जाएंगे। बैठ गया चुपचाप। बस थोड़ी देर में फिर उन छोरिया ने पूछ लिया बूढ़ा, वो ने बोली ताऊ तू कित जाओगा। मैं बूढ़ा भी आकड़ गया ने बोले हम लुगाई भी दिल्ली जाओगे। मैंने बोली ताऊ तो लुगाई है। यू बोले यार तुम लोग हो, जब तुम लोग हो गए तो हम तो लुगाई आप पे हो गए। अरे ने बोला जब तुम लोग हो गए तो फिर हम तो पाइया पक्की मुंह छुए दर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आज पता नहीं लगता ये छोरा है छोरी है, लेकिन भाई जिनको आन बान शान की इज्जत की मरोड़ होती है ना, वो तो निराले हुए दुनिया में। राणा प्रताप अपनी मेवाड़ को चित्तौड़ को आजाद करवाने के लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा करके चलता है। और राणा प्रताप ने अकबर बादशाह के साथ जाकर के लड़ाई लड़ी। अकबर बादशाह के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन उस समय सेना थोड़ी थी, अकबर बादशाह की ज्यादा थी, तो उस समय राणा प्रताप को विजय नहीं मिली और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, बहुत सैनिक मारे गए। और अकबर बादशाह ने उधर उदयपुर पे भी कब्जा करने की ठान ली। राणा प्रताप को एक प्रकार से बेघसा कर दिया और राणा प्रताप हार थक के अरावली पहाड़ की चोटियों के ऊपर डेरा लगा लेता है, एक झोपड़ी डाल करके 2 बच्चों के साथ में। बड़ी बेटी का नाम था चंपा जो 8 साल की थी, और उस समय 3-4 साल का बेटा अमर सिंह, और घरवाली जो उनकी पत्नी थी पद्मा। हल्दी घाटी के मैदान में समय समय पर लड़ाई करता सैनिकों को इकट्ठा करके, पर अरावली पहाड़ के उन जंगलों में अपना डेरा लगाए बैठे। और एक दिन तो महाराणा प्रताप के पास एक आदमी आया
और उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने आकर के राणा प्रताप को बड़ी बहादुरी की कविता सुनाई, ऐसी जोशीली कविता सुनाई कि राणा प्रताप गदगद हो गया। और राणा प्रताप खुश होकर के बोला, अरे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, और उसका नाम था शीतल कवि। शीतल कवि तो ने बोला, भाई शीतल, आज तो मैं तुम्हें इनाम दे के भेजूंगा, बहुत विशेष इनाम दे के भेजूंगा। और इतनी कह के झोपड़ी में जा बैठे। अपनी घरवाली पद्मा से ये बोला, पद्मा, शीतल आया है। शीतल ने बड़ी बहादुरी की, वीरता की कविता सुनाई है, और मैं उसने कहा इनाम देने की, जे तेरे धोरे कुछ हो तो दे दे, इनाम में दे दूंगा। पर पद्मा नाट की ने बोली, महाराज आज तो मेरे पास में घास फूस सामक की वो रोटी भी नहीं है, मैं जो जंगल से इकट्ठा करके आपके लिए और बच्चों के लिए तैयार करती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जब पद्मा नाट की तो वह राणा प्रताप के ऊपर मानो आपत्ति का पहाड़ टूट गया। झुकी हुई नजरें, आंखें झुकी हुई, बाहर निकल करके आया और आकर के ये बोला, अरे शीतल, आज मैं वचनहारी हो गया, जुबान तो फिर गया। आज मैं भाई इनाम देने की कही थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। भाई कितने जिक्र ना करिए कि राणा प्रताप ने कह दिया था, कहने के बाद इनाम नहीं दिया। शीतल भाटियों बोला, और राणा जो कुछ भी दे रखा है ना मेरे पास, ये सारा आपका दिया हुआ है, मेरे धोरे तो कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं। और जब शीतल चला तो राणा प्रताप के दिमाग में आई, बस शीतल खाली चला गया ना, बस तेरा जीवन तो बदनाम हो जाएगा। न्यू कहेंगे रे कह और फिर भी इनाम नहीं दिया। तो बहनों और भाइयों, शीतल को आवाज दे के वापस बुला लिया ने, बोला, रहो शीतल, खाली नहीं जाने दूंगा, इनाम दे के भेजूंगा। पर इनाम में देने के लिए राणा प्रताप के पास एक चीज बची हुई थी, जो थी मेवाड़ की इज्जत, राजपूती खानदान की निशानी, और वो राणा प्रताप की जो पगड़ी थी ना, भाई वह पगड़ी उतार के दे दी। ने बोला, शीतल, यह इनाम में देऊं, इसने लेकर चला जा, पर एक काम करिए, इसकी इज्जत तू रखिए, मैंने आज तक किसी दुश्मन के सामने झुकने नहीं दी, इसलिए इसको किसी दुश्मन के, शत्रु के सामने झुकने ना दिए। शीतल भाट बहुत नाट्य इनकार किया, पर राणा नहीं माना, तो पगड़ी ओढ़ के चल पड़ा। उसके बाद दिल्ली अकबर बादशाह के दरबार में जाना था। शीतल के मन में विचार आया कि दरबार में जाऊंगा शीतल, और वहां जाकर के अकबर को सलाम करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, और जब झुकूंगा तो पगड़ी भी झुकेगी, इसलिए इस पगड़ी की इज्जत बचानी चाहिए, शुक्र बचावे। एकदम मन में प्रश्न आया, पगड़ी सर के ऊपर तार ली, और तार के पगड़ी एक हाथ के ऊपर धर ली। सोचा यू पगड़ी वाला हाथ ऊपर रख लूंगा और दूसरे हाथ पे झुक के सलाम कर दूंगा, इसलिए इज्जत रह जाएगी पगड़ी की, और अकबर बादशाह का भी सम्मान हो जाएगा। भाई ये सोच के हाथ पे धर के पगड़ी चल पड़ी। दरबार में जिस समय पहुंचा तो झुक करके दूसरे हाथ से सलाम करता है, और अकबर बादशाह बड़ा चालाक था, समझने में देर नहीं लगी, बस एकदम समझ गया। बोला, शीतल, यू सलाम करने का नया तरीका आज कितने सीख का है भाई, और यह पगड़ी जो तेरे हाथ पे है ना, यह पगड़ी तो सर पे बढ़िया लगी, अगर सर की शोभा है, इस पगड़ी ने हाथ के ऊपर तय उतार, और उतार करके इसने भाई सिर पे धर, उसके बाद सलाम कर। ओहो, जब ये बात सुनी तो शीतल बांटने वाले, और राणा ठीक है, तू पगड़ी तो सर की शोभा होती है, सर के ऊपर बढ़िया लगती है, लेकिन ये पगड़ी जो मैंने उतार रखी है ना, या तो मैंने जान बूझ के तारी है। और एक बात कहता है क्या, न्यू बोलिया रे उतारी है पगड़ी मैंने, हाँ हो उतारी है पगड़ी मैंने, सर ऊपर से जान के धब्बा न लग जावे कहीं महाराणा की शान के। उतारी है पगड़ी मैंने, सर ऊपर से जान के, धब्बा न लग जावे कहीं महाराणा की शान के। उतारी है पगड़ी मैंने, सर ऊपर से जान के, धब्बा न लग जावे कहीं महाराणा की शान के।
पगड़ी महाराणा प्रताप की है। उस राणा प्रताप की पगड़ी है जिस पगड़ी को झुकाने के लिए तैने 32 किले मेवाड़ के इनाम में देने तक की घोषणा कर दी, पर उस बहादुर ने वो लालच भी ठोकर से ठुकरा दिया। ऐसे त्यागी आदमी की है जो कभी लालच में नहीं फंसा, इसलिए मैं कैसे झुका दूं पगड़ी, नहीं झुका सकता। आपके आगे मेरा हाथ भी झुक जाएगा, गात भी झुक जाएगा और माथ भी झुक जाएगा। ओ आपके आगे मेरा हाथ भी झुक जाएगा, हाथ भी झुक जाएगा और माथ भी झुक जाएगा। पर पगड़ी ना झुकेगी, ओ पगड़ी ना झुकेगी, ये सामने सुल्तान के धब्बा न लग जाए, कहीं महाराणा की शान पे उतारी है पगड़ी मैंने सर ऊपर से जान के। धब्बा न लग जावे कहीं महाराणा की शान पे। शीतल भाट इनकार कर देता है, यूं बोला ओ बादशाह यह पगड़ी नहीं झुकने दूंगा, ये पगड़ी तो मेवाड़ की इज्जत है, ये तो बापा रावल राणा सांगा खानदान की निशानी है, और इस पगड़ी को मैं आपके सामने कैसे झुका दूं। शीतल भाट इनकार कर गया, लेकिन अकबर बादशाह को एकदम जाके वह चोट सी लगी, ठेस सी लगी, और अकबर ने सोचा इस अपमान का बदला लेना चाहिए। और इस अपमान का बदला लेने के लिए अकबर बादशाह ने एक दिन अपने दरबार के अंदर पान का बीड़ा रख दिया और अपने सभी सेनापतियों से यूं कहने लगा, भाई कोई भी बहादुर, कोई भी माई का लाल इस पान के बीड़े को उठा करके ये कसम खाए कि मैं राणा प्रताप को ला करके मेरे आगे झुका दे अकबर बादशाह के, तो उसको 12 गांव इनाम में दे दूंगा, बहुत ज्यादा इनाम दूंगा, और 32 किले मेवाड़ के इनाम में राणा प्रताप को भी दे दूंगा। है कोई जो ये कसम खाए? लेकिन जितने भी मुगल सेनापति थे मुसलमान, सारे के सारे धरती खुदेरने लाएंगे, तड़े ना नाड़ होगी, सबकी आंख झुकी, किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि पान का बीड़ा उठा करके कसम खाए कि हम झुकाएंगे राणा प्रताप को, कोई भी हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन उसी समय एक आदमी दरबार में हाजिर हुआ, और वो आदमी जब दरबार में हाजिर होता है, पान के बीड़े को उठा करके उसने कसम खा ली, ये बोले ओ बादशाह राणा प्रताप को तो मैं झुकाऊंगा आपके सामने, और ये कोई और नहीं था बल्कि उसी राणा खानदान का एक आदमी था जिसको हम गद्दार कहते हैं, और उसका नाम था पापी जालिम मान सिंह। मान सिंह खड़ा हो गया, और मान सिंह खड़ा होकर ये बोला ओ बादशाह वो 12 गांव कौन से हैं, पहला मैंने न्यू बता दे। हर उसने तो मैं झुका दिया राणा प्रताप ने, तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसलिए थोड़ी सी देर की इंतजार की बात है, अभी जाता हूँ घोड़े पे बैठ करके, और थोड़ी देर में कुछ घंटों के अंदर ही राणा प्रताप को ला करके आपके सामने झुका दूंगा। अकबर ने बोला रहे ओ मान सिंह जे तू झुका देना एक बार आके तो तुम्हें पता नहीं कितना इनाम दे दूंगा। और उसने मुंह पे कुछ नहीं कहना, बोलना कुछ नहीं, बस एक बार मेरे आगे आके झुकना है, सलाम करनी है, मैंने उसकी मरोड़ तोड़नी है, और कोई बात नहीं। बस मान सिंह चल दिया, घोड़े पे बैठ के चला, और घोड़े को जब एड़ लगाता है तो अरावली पहाड़ की चोटियों पर पहुंचा। घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दी, छोटा सा बच्चा अमर सिंह बाहर खेल रहा था, अंदर गया दौड़ता हुआ झोंपड़ी में, और राणा प्रताप से ये बोला पिताजी आज तो कोई आदमी आवा हमारी तरफ, घोड़े पे बैठे आवे। अकबर बादशाह का भेजा हुआ ये दूत जिस समय झोपड़ी के सामने पहुंचा, बहनों और भाइयों राणा प्रताप ने देखा ये तो मान सिंह है, ये तो अपना भाई है, अपने खानदान का आदमी है, पर उसको देख करके राणा प्रताप ने एकदम झुककर सलाम करी, नमस्ते की। हरियो बोले मान सिंह आज कैसे आना हुआ तेरा, इस गरीब की झोपड़ी कर रहा क्यों भूल गया भाई, कैसे मेहरबानी करी। तो उस समय बहनों और भाइयों मान सिंह घोड़े तक उतर के राणा प्रताप को सीने से लगा लेता है, छाती से लगा के नहीं बुला रहा है राणा आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ ले जाएगा? बोला दिल्ली में ले जाऊंगा।
अकबर बादशाह के पास ले जाऊंगा, एक बार जाके सलाम कर दिए, झुक जाइए, नमस्ते कर दिए, मेरे भाई 32 किले मेवाड़ के मिलेंगे इनाम में, हर ये तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तेरे ये जो बच्चे हैं ये भूखे मर रहे हैं, मैं इनकी हालत को देख नहीं सकता, इसलिए तू मेरे गेलियां चाल। बस ये बात सुन के राणा प्रताप एकदम आग बबूला हो गया, गुस्से में आंखें लाल हो गई और यूं बोला, ओ मान सिंह, मेरी नजरों के सामने से चला जा तू। अरे नीच, ये बात तूने कह दी क्यों कर? राणा प्रताप की मरोड़ को नहीं जानता तू? राजपूती खानदान की आन बान और शान को नहीं जानता तू? और ये बात कहने की हिम्मत क्यों कर पड़ेगी? धमका के मान सिंह से न्यू बोला, न्यू बोल्या रे सायनुचित शब्द मान सिंह, कहना ठीक नहीं, शेरों का पिंजरे में बस के रहना ठीक नहीं हो, चित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं, शेरों का पिंजरे में बस कर रहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह। और क्या कहता है? अपने कुल के मान सिंह नहीं दबा लाना चाहिए, जिस माता का दूध पिया नहीं उसे लजाना चाहिए, आन बान और शान के ऊपर खुद मिट जाना चाहिए, पर गैर धर्म के राजा को ना शीश झुकाना चाहिए, आजादी तज बंधन में दुख सहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं हो, शेरों का पिंजरे में बस कर रहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह। सच्चे वीर भूलते ना जाओ, परण ठहरा ले मन में, चाहे प्राण जान की सन से ना हटे डटे जरण में, एक मिनट नहीं रह सकते हैं शूरवीर बंधन में, आराम मिलो चाहे कष्ट पड़ो, चाहे टोटा भी हो धन में, जो तन को दुख देता हो वह गहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं हो, शेरों का पिंजरे में बस कर रहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मान सिंह। हाँ मान सिंह उस अकबर के द्वारा इनाम दिलाना चाहता है तुमने 32 किले मेवाड़ के, पर तू जानता नहीं राणा प्रताप की आन बान और शान। उस अकबर की अशरत से मने गिफ्ट व रोटी अच्छी,
गुलामी की बिल्डिंग से स्वतंत्र तो मोटी अच्छी, अकबर की पोशाकों से मेरी फटी लंगोट अच्छी, गुलामी के मेवा मिष्टान से सूखी रोटी अच्छी, स्वाभिमान को त्याग लोभ में वही बहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मानसिक कहना ठीक नहीं हो, शेरों का पिंजरे में बस कर रहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मानसिक। और ने बोला रे मान सिंह चला जा तू, और तेरे फूफा अकबर तो एक बात कह दिए तू, फूफा क्यों? मान सिंह ने अपनी सगी बुआ ब्याह रखी थी, डोला दे रखा था, डोला दे रखा था, इसलिए राणा प्रताप ने बोला उस तेरे लाडले फूफा ने एक बात कह दिए तू, आवेगा राणा प्रताप पर हाथ पसारने नहीं आवेगा, भीख मांगने नहीं आवेगा, झोली फैलाने के लिए नहीं आवेगा, क्यों करावेगा? भाई देश धर्म के लिए हुई है या पैदा खोड़ मेरी, बहुत दिनों से टेर रही प्यारी चित्तौड़ मेरी, आजाद करूं प्रतिज्ञा ये भूमि शुरू मोड़ मेरी, मिलूं तेग से अकबर से हो दिल्ली दौड़ मेरी, शोभा राम स्वतंत्र भवन का बहु डहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मानसिक कहना ठीक नहीं हो, शेरों का पिंजरे में बस कर रहना ठीक नहीं हो, ऐसा अनुचित शब्द मानसिक। हरने वाला मान सिंह तौड़ा चला जा, बैठ ले अपने घोड़े पे, जब मेरा हाथ मेरे भाले पे चला गया ना तो तेरा और तेरे घोड़े का न्यू नहीं बेरा लागेगा, निशानी ठीक नहीं थी। राणा प्रताप के गुस्से को नहीं जानता तू, राणा प्रताप के छोने नहीं जानता तू, इसलिए रे जल्दी चला जा मक्कार मेरी आंखों के सामने से, तेरी जैसी गद्दारी मैं नहीं कर सकता। तेने तो अपनी सगी बुआ का डोला जब अकबर ते दे दिया, इससे ज्यादा नीचपना और तू क्या करेगा? कैसी बहादुरी कैसी मरोड़ दिखाता है, आन बान और शान इज्जत की मान और मर्यादा रखना ये वीरों का काम है, कायर और कमजोरों का नहीं। कायर और कमजोर आदमी तो बस जानो हो, ये आदमी तो दुनिया में किसी भी काम के नहीं होते। कायर आदमी का जैसा हालो है, फौज की भर्ती चल रही थी और फौज की भर्ती में छोटे छोटे छोरे भर्ती होने जा रहे, पर एक गांव में देख मरिया सा साल पड़ा 17-18-20 साल का, और जाके लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में खड़ा तो सारा नंबर आया, और जो साहब था ना ने बोला भाई इसकी भी कर ले पैमाइश, माप तोल ले जी। माप तोल करी तो उम्र 20 साल की और छाती 22 इंच की शेर कमजोर जमा सुख क्या। साहब ने सोचा भाई इसे ऐसे विजय भर्ती करने पड़ेगी तो होगी देश की रक्षा ना। साहब ना लाइन ते न्यारा काट लिया, और न्यारा काट के बोला भाई जवान तू भर्ती होना है? बोला जी हाँ। बोला भाई तन्ने जरूर भर्ती करेंगे, तेरी जरूर थी यार, पर एक काम करेंगे भाई, तेरी परीक्षा तेरा इम्तिहान लेके देखेंगे। बोला साहब क्यों करें? बोला क्यों करेंगे भाई, तेरा गोली मार के देखेंगे। भाई गोली मार के देखेंगे, मर गया तो मर गया, और बच गया तो तने भर्ती कर लेंगे। तो बस साहब ने यह बात कही तो इन्हें सोचा रे बेरोजगारी तो मरना है चोखा, न्यू कहेंगे कम से कम पुलिस की फौज की गोली तो मरिया, आगे की फायदे की सोच गया। पर साहब इतना बेवकूफ थोड़ा था, वो सोलदार तो ने बोला भाई इसका गोली मार और न्यू करिए, पर इसके नहीं लागनी चाहिए।
न्यू हाथ ऊपर खड़े करवा दिया ने बोला ये काख तला को जो कुर्ता लटक रहा ना भाई इसमें न लिकड़नी चाहिए। इसका गोली लाएगी आदमी तो 1.5 आने का 7 लाख का क्लेम कर पाऊंगा। बहु निशान से भी बहुत समझदार था, उसने तो शायद के निशान मारी उसका गोली पर वह जो कुर्ता लटक रहा था काख तला को उसमें न लिकड़ी पर यू खड़िया नहीं सोच रहा गोली लाग ली तेरा तो मर रहा हूँ ताते लो खड़िया है बस। गोली तो लाग रही है थोड़ी देर में ढह पड़ेगा ठंडा हो जाएगा तू तो पर इतनी देर में साहब ना के इसकी कमर में थापी मारी ने बोला वाह नौजवान बड़ा बहादुर है कमाल है भाई तुम तने जरूर भर्ती करेंगे पर न्यू करिए 70 रुपये ले जा। ये बोले साहब ये क्या कहे बोले इतना कुर्ता जल गया फूक गया दूसरा खरीद लिया। ये जवान ने बोला साहब फिर 70 और दे दो। साहब बोला हुआ क्या कहे ने बोला पैंट दस रही उसने तेरी बुआ दुआ बोला वहां भी तो दुआ के लानी है तो भाई आज के जवान तो इसे रह गए। और गाड़िया में लट्टू है रे गाड़िया में तो असल में सारी दुनिया छोटे छोटे बालक आज लट्टू है रे 4-4 5-5 साल के बालक भी टेलीविजन ने देख के शर्म जमा खत्म हो ली। चाहे घर में दादी खड़ी हो दादी का नहीं भी हाथ करके नहीं कहेंगे तू चीज बड़ी है दादी का नहीं देख के भी नहीं तू चीज बड़ी है मस्त मस्त पर वह दादी पुराने टाइम की उस पे उठे थी आज का लड़िया बात वह दादी ने हाथ में डोगा ठा लिया और उस पोते के पीछे पीछे भाज ली ला रही थी चश्मे आंख बनवा रही थी राम में पड़ा था कोई पिड्डा पड्डा उसका ठोकर ला के ढह बड़ी बुढ़िया धंधे अपना वो चश्मे आए ऐनक भी जागिरी इसकी उन्हें टोटा के बेचारी ने जब अपनी आंखें पर जचाए तो उस पोते ने फिर दूसरा गाना छेड़ दिया दादी का नहीं हाथ करके हन्नी बोला गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा दादी ने कह रहा बात गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। बच्चे और नौजवानों की क्या कमी है भाई आज तो 70 साल का बूढ़ा भी गाना गाना जावे बाजार में न जान लग रहा गाना ठारे खींचने जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे। तो बूढ़ा भी आज तो गाना गाने को जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे और ने बोला वो जहाँ भी होंगे तो न याद करेंगे वहाँ किस न करेगा ताऊ याद तो मौत न याद करेंगे ये तो वह याद रखने की चीज है। तो आज तो तर्जा के पीछे दुनिया पड़ रही है दुनिया ने जो है ना तर्जा कति ढोला बना दिया। खैर मैं आपके सामने बता रहा था महाराणा प्रताप ऐसा बहादुर नौजवान राणा प्रताप ने मान सिंह को जब धमकाया और मान सिंह अपने घोड़े पे बैठ कर जाते जाते एक बात कहने लग गया ने बोला रो राणा देखूंगा तेरी मरोड़ ने देखूंगा मरोड़ कब सी तई रखेगा तू अभी जाता हूँ मैं दिल्ली और अकबर बादशाह को सारी शिकायत करके और फौज चढ़ा के आऊंगा देखूंगा मरोड़ कब तई रखेगा। बस यह बात जब सुनी तो राणा प्रताप ने बोला मान सिंह तू मेरे को धमकी देना चाहता है क्या डराना चाहता है क्या जल्दी से जा और जाकर के ले आइए फौज चढ़ा के पर बकवास ना करे जुबान का लगाम दे ले और नहीं तो इस राणा प्रताप के गुस्से को तो जानता है। और एक बात कह दी इसने तो राणा प्रताप जो है मान सिंह की धमकी से डरा नहीं पर ने बोला मान सिंह जा तू तौड़ा चला जा और जा ले आइए जो कुछ फौज फाज चढ़ा के ले आवे। और क्या कहने लग गया नो बोला रे करके बंद जुबान यहाँ से जल्दी जाइए तू जो है तेरे इरादे शौक से उन्हें मिटाइए तू भाई करके बंद जुबान यहाँ से तेरा जल्दी जाइए तू जो है तेरे इरादे उनको ये फरमाइए तू करके बंद जुबान यहाँ से जल्दी जाइए तू जो है तेरे इरादे शौक से उन्हें मिटाइए तू जल्दी कर युद्ध की तैयारी फौज सजा कर लाइए सारी फौज सजा कर लाइए सारी और तीक्ष्ण तेग दुधारी
तीक्ष्ण तेग दुधारी छकड़ों पर लदवाइए तू बंदूक वाले बर्छी तक भी लेके आइए तू जल्दी जाइए तू जो है तेरे इरादा उसको जा मिटाइए तू करके बन जबान यहाँ से जल्दी जाइए तू जो है तेरा इरादा जाकर आने बजाइए तू ये चला जा मत ना करिए टाल और खड़का अपनी सारी ढाल ओ खड़का अपनी सारी ढाल और करके रूप विकराल करके रूप विकराल हाथ में काल उठाइए तू और अपनी किस्मत आज माले मत धोखा खाइए तू और करके बंद जुबान यहाँ से ओ जल्दी जाइए तू जो है तेरा इरादा सारे आज मिटाइए तू ये अब जल्दी जाओ घर को और सजा के लाओ सब लश्कर को सजा के लाओ सब लश्कर को हारने वाला रामान सिंह अपने फूफा अकबर को अपने फूफा अकबर को सारी कथा सुनाइए तू शक्ति सिंह मेरे भाई को संग में लेता आइए तू और करके बंद जुबान यहाँ से जल्दी जाइए तू जो है तेरा इरादा शौक से उन्हें मिटाइए तू मेरा अनुचर जो मेरा भाई है शक्ति सिंह उसने भी ये ले आइए आज उसने भी पता लग जाएगा राणा प्रताप में कितनी मरोड़ है अरण्य बोला बन के अकबर का पायक ना तू ये बात करे ना लायक ना तू ये बात करे ना लायक हर जो जबरदस्त तेरे सायक जबरदस्त तेरे सायक उनको साथ में लाइए तू प्रताप सिंह को मत ना अपना मुंह दिखलाइए तू और करके बंद जवान यहाँ से जल्दी जाइए तू जो है तेरा इरादा शौक से उन्हें मिटाइए तू आह एकदम गरज के मान सिंह तो नहीं बोला मान सिंह तू जावे है कि मैं अपने भल्ले पर उठाऊं अरे तू मेरा खानदान का है तू परिवार का आदमी है इसलिए इतने जिंदा छोड़ रहा हूँ और न्यू भी छोड़ रहा हूँ कि मेरे वाली सारी बात तो अकबर तो जाके दिल्ली में बता दे मान सिंह डर गया मान सिंह कांपने लग गया मान सिंह ने भय हो गया कि वह जरूर यू अगर भल्ला चला देगा तो राणा प्रताप तने जिंदा नहीं छोड़ेगा एकदम घोड़े के एड मारी और दौड़ पड़ा आके दिल्ली में आकर के अकबर बादशाह के सामने सर झुका के खड़ा हो गया अकबर ने पूछा रे मान सिंह क्या बात हुई लिया नहीं तू राणा प्रताप ने तूने कहता लिया के झुका दूंगा भाई क्या बात रही ने बोला बादशाह सलामत गलती की माफी चाहता हूँ राणा प्रताप नहीं आया बल्कि राणा प्रताप ने तो मैं भी धमका दिया और आपको भी चेतावनी दी है ने बोले अकबर ने भी देखूंगा अकबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा धरती के ऊपर आपको चैलेंज किया है आपको चेतावनी दी है अकबर ने बोला तेरा मान सिंह ने कर फौज ने चढ़ा लेता फौज ने चढ़ा के राणा प्रताप पे हमला कर दे और आज उस राणा प्रताप को जिंदा नहीं छोड़ना आज उसकी मरोड़ काट के छोड़नी है मान सिंह ये बात सुन करके फौज सजा करके चल दिया अरावली पहाड़ की चोटियों की तरफ चला और जान गया था राणा प्रताप भी के भाई लियावेगा फौज ने चढ़ा के जरूर लियावेगा हरी उसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी उसी समय कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए राणा प्रताप से ये बोले राणा हम लड़ाई चाहते हैं अकबर बादशाह के साथ लड़ना चाहते हैं हर एक काम करो आप हमें हुक्म दे दो हमें आज्ञा दे दो आज अकबर के दांत खट्टे कर देंगे उसी समय राणा प्रताप 2000 सैनिकों की फौज बनाता है और तैयारी में जुट गया बोला भाई फौज आवेगी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी पर अपने सैनिकों को एक बात कहता है बोला भाई जुबान पे कुछ नहीं बनता कहने से कुछ नहीं बनेगा कुछ करके दिखाना होगा इसलिए नौजवानों आज तुम कहने वाली आदत छोड़ दो और तुमने तो भाई कुछ करना ही होगा और क्या कहता है हमें कहने वाले ना चाहते
कुछ करने वाले चाहते हैं, देश धर्म जाति के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हम कहने वाले ना चाहते, कुछ करने वाले चाहते हैं। वो देश धर्म जाति के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हम कहने वाले ना चाहते। भाई सारी दुनिया जानती है कुर्बानी छनी ना होती, कष्ट सहे बिन किसी काम में भी आसानी ना होती। बिना काम करने वालों की अमर कहानी ना होती। 2 दिन के रंग ठाठ एक सी सदा जवानी ना होती। 2 दिन से रंग ठाठ एक सी सदा जवानी ना होती। ये नहीं मौत और आपत्ति से, ओ नहीं होती और आपत्ति से डरने वाले चाहते हैं। वो देश धर्म और जाति के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहिए, कुछ करने वाले चाहते हैं। देश धर्म और जाति पर सब मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहते। हमें वीर चाहिए भूखे रहकर वर्षों तक लड़ने वाले। हमें वीर चाहिए लाखों आगे इकले ही अड़ने वाले। वीर चाहिए लाखों आगे एकले ही अड़ने वाले। हमें वीर चाहिए दुश्मन ऊपर बिजली बन पड़ने वाले। हमें वीर चाहिए नंगे पैरों पहाड़ों पर चढ़ने वाले। वीर चाहिए नंगे पैरों पहाड़ों पर चढ़ने वाले। भाई बिन शस्त्र दुश्मनों से, बिन शस्त्र दुश्मनों से खंदक भरने वाले चाहते हैं। वो देश धर्म जाति के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहते, कुछ करने वाले चाहते हैं। वो देश धर्म जाति के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहते। हरने वाला भाई लड़ाई जब जीती जाओगे, जब हर भाई हर सैनिक हर सिपाही चित्तौड़ को अपनी समझेगा। अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई नहीं है यह हमारी सब की लड़ाई है। क्या बोला? ये ना सोच लेना मन में प्रताप अकबर की लड़ाई है। ये आजादी
लड़ाई है, नहीं किसी के घर की लड़ाई है। आजादी की लड़ाई है, नहीं किसी के घर की लड़ाई है। चित्तौड़ के में लड़ना है ना, इधर उधर की लड़ाई है। काम न कच्चे पिल्लों का ये मारो मार की लड़ाई है। काम न कच्चे पिल्लों का ये मारो मर की लड़ाई है। बिन शस्त्र भाई अगम यथा सागर के जल में, अगम यथा सागर के जल में तरने वाले चाहते हैं। देश धर्म नारी के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहिए, कुछ करने वाले चाहते हैं। देश धर्म जाति के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहिए। करने वाला भाई, अगर मेवाड़ को आजाद करना है ना तो साथ देना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। आजाद हो जाएगी चित्तौड़, पर इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा। क्या कहता है? यदि मेरा साथ निभाना है, उदयपुर को छोड़ चलो। छाया के दरखत काट काट सब आट के कुएं जोड़ चलो। छाया के दरखत काट काट सब आट के कुएं जोड़ चलो। सड़कों ऊपर कच्चे झाड़ो, किले ठोको कच झाड़ चलो। आजादी होकर रहना है अब वीरों की भूमि चित्तौड़ चलो। आजाद ही होकर रहना है अब वीरों की भूमि चित्तौड़ चलो। शोभा राम प्रेमी जैसे हमें शोभा राम प्रेमी जैसे छंद धरने वाले चाहते हैं। ओ देश धर्म के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहिए, कुछ करने वाले चाहते हैं। ओ देश धर्म जाति के ऊपर मरने वाले चाहते हैं। हमें कहने वाले ना चाहिए। कहने से काम नहीं चलेगा, और वह देखो कहने सुनने से कभी काम चलता भी नहीं। कहने के साथ साथ आदमियों कुछ करना भी पड़ता है। अगर कहने से काम चलता ना तो चौधरी छोटू राम की दो बात मान लेते हम। चौधरी छोटू राम ने अपनी इस बावड़ी कौम को, इस गरीब मजदूर किसान, इस देहाती कुणबे को, इस कमाऊ कुणबे की बात कही थी, पर वह बात हमने मानी है नहीं। चौधरी छोटू राम ने कहा था, मेरी बावड़ी कौम अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो दो बात सीख ले। कौन सी? चौधरी छोटू राम ने कहा था कि मेरी बावड़ी कौम दो बात मेरी मान ले, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन पिछाड़ ले। पर हमने दोनों को नहीं मानी। चौधरी छोटू राम वाली दोनों बात मानी को ना, बल्कि इसके बदले में दूसरी दो न्यारी गढ़ ली। मैं नहीं मानी, और गढ़ ली हमने। कौन सी गढ़ी? देखी जागिर ओले भाई।
यानी दो बात अपनी न्यारी गढ़ लियो के वे बैठ के और ने बोला वह कड़वाहा पात भर ले चौधरी छोटू रामालिया वो कोई नहीं चल लेना दो न्यारी सीखरी देखी जाएगी और ले भाई काम बिगड़न तो पहले कहेंगे देखी जाएगी और जब काम बिगड़ जाए जब बोल ले भाई हम नहीं कहेंगे भाई देखो ये काम देख सी का करिए काम करण का कोयला बोला देखी जाएगी और जब उस काम में हो जाए नुकसान फिर नहीं बोल ले भाई ओके में लग रहा डिकड़ा फिर एक जवान सा छोरा महाराज देख के फिर ये बोधा दिखे है बोला अरे देखी जाए मारा झटका बीच में टूट गया वाला ले तो ये देखी जाएगी रो ले भाई दो बात हमने डूबेंगे लेके कई बार नहीं कहेंगे यानी आज इस कमाऊ कुणबा गांव का देहाती कुणबा यू ज्यादा अपनी उल्टी बातों में मर गया ना बोलना सीखा बोलना इतना उल्टा सीखा हम पूछेंगे महाराज दारू दूरू शराब स्वरूप तो नहीं पिया करता बोले ना ऊ तो नहीं पींदा ऊ पी मखानियों क्यों करूं बोला रोज नहीं पींदा जब कोई बटे उठे हुआ जाए ना जब पी लूं यानी उम्र में भी फर्क मैं बोला तो एक काम करना बोला के मखा एक दिन रेल तड़ा ऊ ना बढ़िए ऊ बढ़ जाए ये बोला नहीं क्यों कर वहां क्यों करके जब ये स्टेशन पर खड़ी हो जब तो बढ़िए ना भाई चलती तड़ा बढ़िए ऊ ना बढ़िए ऊ बढ़ जाए फिर देखिए तेरा क्या हाल होगा तना खुरपिया नहीं खुरच के लिया ऐसे हालात यानी जिसकी उम्र में भी फर्क हो और वह शराबी आदमी की तो उम्र में फर्क पावेगा शराबी आदमी है ना शराबी आदमी ना होश नहीं रहता 100 दिन रहता ये तो पिया पाछा शेर के पट्टे पे कुछ भी कुआ यो ये तो चौमासे के दिन शराब पी का आया घर छोटे टाइम का टाइम था बस शराब पी गए शराब के नशे में घर की बजाय जो मैं साड़ा बरामदा था ना उसमें जाए बैठा भैंस बंदरी तड़के गोबर पेशाब करा क्या किचड़ हो रहा कि शराबी पैर फिसल के ढह पड़ा गिर गया और गिरते गिरते और तो कुछ हाथ लग गया नहीं वहां भैंस की पुंजड़ थी आएगी बस भैंस की पुंजड़ पर हाथ फेर आई आंख बंद इसकी नशे में तून और जब पुंजड़ पर हाथ फेरने लग गया तो हथेड़ी के बाल रड़के और नशे में पड़ा पड़ा पुंजड़ पर हाथ फेरता जावे और न्यू कह रहा हूं बबली की माँ तू तो जोड़ा बांधा कर दी चोटी कत इसने निकम्मे ने न्यू नहीं पता या बबली की माँ को नहीं या भैंस है पर शराब के नशे में कह रहा और इतनी देर में जो असली बबली की माँ थी ना वह निर्वाह खड़ा होले देख तेरे कपड़े दस गए बंट गए बुरा हाल और देखे डांगर भूखे मेरा चाल न्यार घास फूस कटवाए दे लेके पकड़ कर गंडासे धो रहा मशीन धो रहा यू खड़ा कर लिया पर यू नमला देख मैं तो गहरे ला सकूं मेरे पर गंडासा फेरने का नहीं यानी बोली न्यू कर गहरे लाए दे तू मैं फेर लूंगी ये फेरने लाग गई गहरे लाने लाग गया और इसने ठा के वह गठड़ी एक के ऊपर ठोक दी गंडासे इसने के बेरा था काबू वगैरह चाहिए ठाडा गहरा ला दिया और ठाडा गहरा लाग दे ये वो चढ़ गया गंडासे में उस पे बेचारी वे कित खींचे था मरी पड़ी फुकरिया शराबी ने कभी खून का टोपा नहीं छोड़ रहा है क्या थम गया गंडासा और जब गंडासा थम गया तो पीछे खड़ा शराब के नशे में और शराब के नशे में खड़ा खड़ा ने बोला शाबाश बेटी खींच दे यानी अपनी घराड़ी ने शराब के नशे में बेटी कह रहा देखो ये है हालात यानी शराबी आदमी की तो कोई जिंदगी नहीं होती शराबी आदमी तो जो है ना दुनिया में ईसा नहीं आया और देखो शराबी की बहू इसकी भी कोई जिंदगी नहीं या बेचारी सब तो दुखी और एक दिन एक भाई ने बोला कोई शराबी न्यू कह नहीं सकता अपनी बहू ने बुआ अरे माँ तू बुआ की बात करे शराब पिया पाचे इस पे तो कुछ भी कुआ ले यू शराबी तो ऐसा वो तो ऐसा मलंग हो है अरे वहाँ पिया पाचा सो दिए नहीं रहती इसने तो और शराबी की बहू ओहो भाई लोगों के आगे हाथ फलंदी फिरेगी घर में कुछ भी नहीं छोड़ता शराबी दर दर का भिखारी बना देता है परिवार को और एक दिन तो एक शराबी की बहू हाथ जोड़ के खड़ी और हाथ जोड़े अपने पति देने वाली पति दे या शराब तो तू छोड़ दे इसने घर का मुटमुटीला कर दिया टीपा ठा दिया नाश कर दिया इसलिए इस नाश खैर मैं आपके सामने बता रहा था कि भाई राणा प्रताप महाराणा प्रताप यूं बोला भाई कहने वाले नहीं चाहिए हमने कुछ करने वाले चाहिए इसलिए तैयार हो जाओ हो सकता है हमने आज भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए मेरे पास मान सिंह आ था और वो फौज ने जरूर चढ़ा के लिया इतनी देर में राणा प्रताप एक पहाड़ी के ऊपर बैठा है तो देखता है चौगरदे से धूल उड़ दिया राणा प्रताप समझ गया बहुत समझदार आदमी था दिमागदार था बुद्धिमान था एकदम जो है ना देख करके उधर सोचता है कि भाई या तो अकबर की फौज आएगी और क्या देखता है